नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमी में। आज हम शुरू करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ प्री बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 का महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी टॉपिक वर्णमाला। अगर आप हिंदी में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से कई प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्वर और व्यंजन, उच्चारण के आधार पर वर्ण, महत्वपूर्ण ट्रिक्स, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और आसान तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की क्लास आपके हिंदी के बेस को मजबूत कर देगी। चलिए शुरू करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को हम स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम भाषा से। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। कोई भी भाषा बोलने के लिए हमें वाक्य जरूर रहते हैं। अगर हम भाषा का आदान प्रदान करना चाहते हैं, वैसे भाषा की इकाई जो है, सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, क्योंकि ध्वनि से ही किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है। ध्वनि को वर्ण भी कहते हैं, इसलिए भाषा की सार्थक जगह हम वाक्य कह सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वह ध्वनि है। तो भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, जिसे इंग्लिश में क्लॉज कहते हैं। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, जिसे इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। पदबंध से छोटी इकाई पद ऑब्लिक ब्रैकेट में शब्द। पद और शब्द दो दोनों एक ही चीज़ है, पर थोड़ा इनमें डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। पद से छोटी इकाई, शब्द से छोटी इकाई अक्षर है, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। चलिए, जो हमने बताया इसको हम जान लेते हैं वाक्य। जैसे राम स्कूल जा रहा है, ये पूरा एक वाक्य है। तो हमें भाषा के आदान प्रदान के लिए पूरे एक वाक्य बोलना रहता है कि राम स्कूल जा रहा है। तो सामने वाला समझेगा कि राम स्कूल जा रहा है। अब वाक्य से छोटी इकाई क्लॉज होती है कि राम, जैसे कि राम स्कूल जा रहा है की जगह राम जा रहा है। अब उसमें एक स्कूल जुड़ गया तो पूरा वाक्य बन गया, लेकिन उपवाक्य में राम जा रहा है। अब उपवाक्य से छोटी इकाई जगह पन्ने में पदबंध। पदबंध मतलब उससे छोटा और छोटे, और जैसे फ्रेज रहते हैं, जैसे कि जा रहा है। अब राम ने हटा के सिर्फ जा रहा है, तो कोई व्यक्ति तो जा ही रहा होगा, ऐसा इस टाइप का। अब पदबंध से छोटी इकाई शब्द होता है। अब पदबंध जो है वो भी शब्दों से मिलकर है, जैसे राम स्कूल, तो स्कूल एक शब्द हो गया, राम शब्द हो गया, जाना एक शब्द हो गया, रहा है एक शब्द हो गया। अब जो शब्द है, शब्द भी अक्षरों से मिलके बने हैं। जैसे कि राम में राम जो है अक्षर, उसमें रा और मा, दो अक्षर है उसमें। अक्षर से भी एक छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। जैसे राम है, तो राम में भी र चार वर्ण दिखाई देते हैं। जैसे ये देखिए, चार वर्ण दिखाई दे रहे हैं। र आधा र, आ में आगे मतलब आ म और अ। तो ये चार वर्णों से मिलकर राम बना है। तो राम जो है, अक्षर तो दो है, लेकिन इसमें जो वर्ण है, चार वर्ण है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अगर राम शब्द में कितने वर्ण वर्ण से मिलकर बना है, तो इसमें ऑप्शन में वो दो भी देगा, चार भी देगा, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना। दो में, इसमें चार ही लगाना है। जैसे र में र, अ, आ, क्योंकि आगे मात्रा लगी आ, म, और म भी, म जो है वो व्यंजन है। म भी व्यंजन, जो आगे बताऊंगा आपको, जैसे अभी एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको कि म है, म भी एक व्यंजन है। अब व्यंजन है, वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। तो म में म और आ मिल के बनता है। उसी प्रकार इसीलिए यह स्वर और व्यंजन, स्वर जो है स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, आगे चल के आपको मैं बताऊंगा। और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो स्वतंत्र रूप में र जो है, उसमें र जो है वो व्यंजन है, उसमें आ मिलकर रा बना, और म स्वर है, और म जो है वो व्यंजन है, और स्वर अ मिलके म बना। उसमें आ की मात्रा लगेगी तो माँ हो जाता, लेकिन म अ है, इसलिए वो, अगर ऊ होता तो मुंह हो जाता, तो रामू हो जाता। इसलिए राम चार वर्णों से मिलकर बना। चलिए आइए आगे चलते हैं हम दोस्तों। वर्णमाला, इंग्लिश में जिसे अल्फाबेट बोलते हैं। अल्फाबेट इंग्लिश का वो अलग है, लेकिन वर्णमाला हिंदी का अल्फाबेट। वर्ण, भाषा की, जैसे हमने पहले बताया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटा की ध्वनि है। ध्वनि को ही वर्ण बोला जाता है। वर्ण जैसे राम, तो रा हो गया और म हो गया। वर्ण हो गया, जैसे र अलग हो गया, अलग हो गया।
इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और ये जो ध्वनि बोलते हैं, जैसे इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों की माला, वर्ण जो टोटल अपन ने 52 वर्ण जो पहले पढ़े हुए हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, उसमें जो वर्ण देते हैं, इनके एक व्यवस्थित एक समूह बना दिया गया, उसी व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब आगे देखते हैं मानक हिंदी वर्णमाला। अब वर्ण तो बहुत सारे हैं, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में अलग अलग वर्ण है, लेकिन एक जो मानक, जो स्टैंडर्ड हिंदी जो वर्णमाला है, आइए उसको देखते हैं। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण व लेखन के आधार पर 52 वर्ण है। चलिए इसे समझते हैं हम। मूलतः जो स्टैंडर्ड जो है, हिंदी में उच्चारण के आधार पर, मतलब बोलने के आधार पर 45 वर्ण है। अब इन 45 वर्णों को मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा। और लिखने के आधार पर, लेखन के आधार पर, जो हम लोग दिखावट जो देखते हैं, हम जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर कुल टोटल 52 वर्ण है, जो हम बचपन से पढ़ते और देखते भी आ रहे थे, 52 वर्ण। अब आज हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो उच्चारण के आधार पर जो 45 वर्ण है, मैं पहले उसकी चर्चा कर लेता हूँ। इसके अंदर जो 10 स्वर और 35 व्यंजन है। अब इन 10 स्वरों के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो उसमें आते हैं अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये होगा 3, 3, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपके हो गए टोटल उच्चारण के आधार पर 10 स्वर। अब इसमें री ऋषि का अम और अह को जोड़ा नहीं जाता उच्चारण के आधार पर स्वर जो है। अब व्यंजन, इसमें 35 व्यंजन जो बताए गए हैं, 35 व्यंजन जो है, इसमें क वर्ग के 5 व्यंजन, च वर्ग के 5 व्यंजन, ट वर्ग के 5 व्यंजन, ये दुगुड़ व्यंजन जो है, इसको मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। अड़ा और ढ ढक्कन को, अड़ा को द्विगुण व्यंजन जो है नहीं लिया जाता। त वर्ग के 5 व्यंजन, प वर्ग के 5 व्यंजन, तो ये टोटल 25 ये हो गए आपके। अब अंतस्थ, अभी जो बोल रहा हूँ इसको आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, लेकिन मैं इनको डिटेल में आगे बताऊंगा। अंतस्थ के 4, उष्म जो व्यंजन होते हैं उसके 4। तो अंतस्थ के 4 और ये 4, 8 हो गए, और ये 25 थे। अब 2 और जोड़ना है तो अपने 35 हो जाएंगे। तो जो दो जोड़े जाएंगे, वो ये जो आपको मैंने शुरू में बताया था, द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन द्विगुण व्यंजन में जो ट वर्ग के ट ठ ड ढ ढ़, तो ट ठ ड के नीचे जो अगर बिंदु आ जाती है, जिसको नुक्ता या नीचे जो बिंदु रहती है, वो इंक्लूड करके इसमें 35 व्यंजन होंगे। तो इस प्रकार उच्चारण, बोलने के आधार पर कुछ 45 वर्ण मैंने आपको बताया, जिसमें से 10 स्वर है। 10 स्वरों में 10 स्वरों में आपको 10 स्वरों में जो अपन मूल रूप से जो शुरू से पढ़ते आ रहे, री ऋषि का उसको नहीं लेना है उच्चारण के आधार पर। उसको छोड़ के आपके 10 स्वर हो जाएंगे। व्यंजन आपको व्यंजन आपको क, च, ट, त, प के 25 25 व्यंजन 25 व्यंजन आपके ये हो जाएंगे। क्या आपके अंतस्थ के 4 और ऊष्म मिला के 8 ये हो गए। 2 और बचे 35 के लिए, तो 2 जो है द्विगुण व्यंजन। और ढक्कन के नीचे अगर नुक्ता लगा है, उसमें नुक्ता लग जाता है, तो उसको आपको लेना है। तो वो आपके इस टाइप से उच्चारण के आधार पर कुल आपके 45 45 वर्ण हो गए। चलिए आगे हम देखते हैं लेखन के आधार पर 52 वर्ण। अभी हमने 45 वर्ण देख लिए टोटल। अब अपने को 7 वर्ण और जोड़ने हैं। 7 वर्ण और जोड़ने हैं तो अपने ये हो जाएंगे टोटल लेखन के आधार पर 52 वर्ण। अब 7 वर्ण में जो अपन ने पहले स्वरों के बारे में देख लेते हैं। पहले जो अपन ने देखे थे 10 स्वर, उसमें 3 और जुड़ जाएंगे लिखने के आधार पर, क्योंकि लेखन में सभी लिखना पड़ेगा, अपने को कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन बोलने में हम स्वतंत्र रूप से जो बोले जाते हैं स्वर, उसको देते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र नहीं रहते। मैं आगे आपको और विस्तृत रूप में बताऊंगा कि इसको स्वतंत्र नहीं बोल के ये संयुक्त रूप में बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें उच्चारण के आधार पर बोला जाता। इस तहसील लिया गया, नहीं तो इसे अगर स्वतंत्र रहते तो इन्हें भी इंक्लूड किया जाता। तो 3 इसमें और जुड़ जाएंगे, री ऋषि का अम और अहा, तो ये टोटल 13 स्वर हो जाएंगे। और व्यंजन में 35 व्यंजन जो अपन ने पहले जो पढ़े थे, उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 और जोड़ देंगे तो अपने 3, 4 और 3, 7 ये अपने और हो गए। तो इसमें 7 और जोड़ेंगे 35 में,
और साथ जोड़ेंगे तो टोटल 52 हो जाएंगे। इस प्रकार हमने आज वर्णमाला को आज के उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण और लेखन के आधार पर 52 वर्ण देखे। 45 वर्ण में 10 स्वर, 35 व्यंजन, याद नहीं करना आपको, मैं समझा रहा हूँ, उसको आप लिख के भी देख सकते हैं। और लेखन के आधार पर 52 वर्णों में 13 स्वर और 45 व्यंजन जो पहले के थे और 4 संयुक्त व्यंजन। चलिए हम आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा विदेशी से आए हुए आगत्य ग्रहित हमने ग्रहण किए हुए कुछ ध्वनियां हैं, या जिसको वर्ण बोलते हैं, जैसे कि अरबी फारसी माफ कीजिएगा, अ, क, ज, ग, ख और फ, जिसके नीचे नुक्ता लगे हुए हैं, नुक्ता वाले हैं ये, का प्रयोग कम ही होता है। तल में बिंदु रहती है, नुक्ता वाले वर्ण है। और इसके अलावा ये तो हमने अरबी फारसी से अपने हिंदी में कुछ आ गए हैं, इनका उपयोग होता है। उसी प्रकार अंग्रेजी अंग्रेजी को अ भी लेते हैं, जिसके ऊपर आधा चंद्र बिंदु वाले वर्ण रहते हैं। जैसे आपको ऑक्स लिखना है तो ऑक्स में ओ की मात्रा नहीं लगा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाते हो और आधा का और सा लिखते हो ऑक्स। पर वो है तो हिंदी के वर्ण, उसको इंग्लिश से हिंदी में उच्चारण किया जाए, इसलिए वो अंग्रेजी से डायरेक्ट डायरेक्ट ऑ अपने यहाँ ग्रहित कर लिया गया है ऑक्स में। इसी प्रकार अरबी फारसी में चाहिए, इसके एग्जाम्पल में जैसे आपको इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताइएगा, मैं आपको अंत में इसका एग्जाम्पल बताऊंगा आपके कमेंट में। नुक्ता वाले जो है उसके कहाँ उपयोग किया जाता है, कौन से वर्ण रहते हैं। चलिए आइए अब हम लिखेंगे वर्णमाला के जो बना है जिसमें स्वर, उसकी बात करते हैं। स्वर, सबसे पहले स्वर की परिभाषा देखते हैं। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिन्हें किसी की सहायता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है, जो अपन ने ऊपर पढ़ा है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर होते हैं, जो अपन ने ऊपर देखे। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की बात करते हैं कि स्वरों को कीजिएगा किस आधार पर कैसे कैसे बांटा गया, देखते हैं। मात्रा, उनमें कैसी मात्रा लगी है। उच्चारण, उनको बोलने में कितना समय लग रहा है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर, ये इसके वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है। अब इसके अंदर आते हैं ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। अपन ने अभी तक देखा कि स्वरों के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण है मात्रा या उच्चारण के आधार पर। मात्रा, उसमें कैसी मात्रा लगी है और उसको उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है, उच्चारण काल के आधार पर। 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर के बारे में देखते हैं, तीनों को बारी बारी देखेंगे। पहला है ह्रस्व स्वर, जिसके उच्चारण में कम समय, उच्चारण काल की बात कर ली जिसमें उच्चारण में कम समय, और मात्रा की बात करें कि एक मात्रा वाला समय, एक मात्रा का समय, या जिसमें एक मात्रा लगी हो, उसमें जो बोलने में जो समय लगता है, वो उसे ह्रस्व कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा। जैसे कि अ, ई और उ, इसके एग्जाम्पल है। ह्रस्व स्वर के अंदर अ, ई और उ आते हैं। अंत में मैं आपको इन सब को याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि ये कैसे इनको याद किया जाए, क्योंकि एग्जाम में समय कम रहता है, तो आप ट्रिक के माध्यम से तुरंत उसको टिक लगा सकते हैं। तो अ, ई और उ। दीर्घ स्वर की बात करें, दूसरा, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। ह्रस्व स्वर से अधिक समय मतलब इसमें 2 मात्रा लगती है। अच्छा, इसको मैं ऐसे ही बताता हूँ कि जिसमें एक मात्रा वाला, इसमें एक ही मात्रा लगी अ बस, ई, उ। अच्छा, आ क्यों नहीं लिया, क्योंकि आ में 2 मात्रा लगी। अ तो ऑलरेडी एक मात्रा, आ भी एक मात्रा लग गई, ई में एक ऑलरेडी एक मात्रा थी और ऊपर एक और मात्रा लग गई 2। ऊ में ऑलरेडी ऊ एक मात्रा थी और दूसरी मात्रा लग गई ऊ। इसी प्रकार ए में ए जो है उसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है एज कम्पेयर टू इसके, इसलिए उसको दीर्घ स्वर में रखा गया, ना कि ह्रस्व स्वर में। ए में 2 मात्रा लगी दिख रही है, ओ में 2 मात्रा लगी दिख रही है, औ में 2 मात्रा दिख रही है, औ। ये हो गया, दीर्घ स्वर में रखा जाता है इन्हें। अब अगला आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर के बोलने से भी अधिक समय लगता है। इसको पुकारने में, किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अपन ने पढ़ा है तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर है, इसके अलावा तो कोई दूसरे स्वर नहीं। लेकिन जिसको बोलने में हम थोड़ा सा ज़्यादा समय खींचते हैं, वैसे स्वरों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं जैसे कि किसी को पुकारने में यूज कर राम, राम तो आ बार बार आ रहा ना,
देखो इसमें र जो है व्यंजन है, आप बोलेंगे कि इसमें राम में अपन ने पूरा शब्द उठा लिया तो उसमें ये र और म है, तो र और म को अपन प्लुत स्वर में नहीं ले रहे, इसमें राम, राम में आ को बड़ा कर रहे हैं ना अपन, आ। तो वैसे अगर किसी इन इन शब्द इन जो वर्णों हैं, इन वर्णों को अगर हम लंबा खींचेंगे तो प्लुत स्वर में आएगा। तो आपको राम में समझ में आएगा, र और म नहीं लेना है, जिसमें आ लंबा खींचा उसको लेना है। जीभ के प्रयोग के आधार पर, अब इसमें दूसरा क्लासिफिकेशन, दूसरा वर्गीकरण है जीभ, जीभ के प्रयोग के आधार पर। पहला अपन ने देखा था उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर, जो जो अपने मुंह के अंदर जीभ है उसके प्रयोग के आधार पर देखते हैं। अब जीभ में प्रयोग के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के बारे में देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है। स्वरों के जो उच्चारण करना है उसमें जीभ का जो है अगला भाग काम करता है। अगला भाग कहीं मतलब टच होगा या कुछ उसमें कंपन होगा या कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल आप बाद में देखेंगे। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य है मतलब मध्य जीभ का काम करेगा। पश्च में पीछे जीभ का पश्च भाग काम करता है। तो इसे मैं जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर आपको इसको याद याद कराऊंगा मैं। इसमें ई और ए है, अ है, अ उ औ औ औ है, ठीक है। अच्छा मैं याद कराता हूँ इसको मैं। पश्च स्वर जो है, इसमें आप देख रहे हैं पश्च स्वर में जितने भी ये जो है जो स्वर आए हुए हैं, ये तीन बना है इसमें, देखो ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन, ये तीन। तो ये तीन बना है, ये तीन बना है। अगर अगर आप इसको बोलेंगे भी, बोलेंगे आ उ आओ ओ, तो इसमें आप थोड़ा सा आपका मुंह जो है बड़ा खुलेगा। बड़ा खुलेगा मतलब आपका जीभ का पिछला भाग दिखेगा। दिखेगा मतलब यूज हो रहा है, दिखेगा मतलब हम तो यूज हो रहा है। और आपको एक ट्रिक मैंने ये बताई कि इसमें तीन, देखो ये इसमें तीन बना, तीन बना, तीन। तो सारे तीन 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 बने वाले जो चीज है वो, बस आपको ये याद रखना होगा, पश्चिम स्वर में तीन 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 आते हैं। अब इसके अलावा जो बचे हुए हैं, जैसे कि अब देखिए ये तो अलग ही दिख रहा है, इसमें तीन नहीं बना, इसमें भी तीन नहीं बना, इसमें भी तीन नहीं बना, इसमें तीन नहीं बना, ई ए में कोई तीन बना ही नहीं है। तो ये सीधे अग्र में आ जाएंगे। अब अब ये सारे हो गए। अच्छा इसमें हम अभी इन स्वरों में हम अभी 10 स्वरों जो उच्चारण काल है उसके आधार पर ले रहे हैं। तो आप पूछेंगे इसमें अ और री ऋषि क्यों नहीं लिया है? क्योंकि हम उच्चारण के आधार पर बात कर रहे हैं, बोलने के आधार पर बात कर रहे हैं, इसलिए हम री ऋषि अह को नहीं लिया है। अगर लिखने के आधार पर बात करें तो इन तीनों को भी इंक्लूड करेंगे। अभी सिर्फ उच्चारण के आधार पर बोल रहे हैं, हम बोलने की बात करके बोलने में कैसा आता है, इसलिए उच्चारण बोल रहे हैं ना, उच्चारण, इसलिए अपन ने री ऋषि और उनको नहीं। आप बोलेंगे इसमें री ऋषि हम वहाँ नहीं लिया, उसको अलग लेंगे, लिखने के आधार पर हम उसको लेंगे, ठीक है। चलिए अब इन दोनों के बीच में अ जो है इसमें भी तीन बना है, लेकिन लेकिन अ बोलोगे तो कितना छोटा सा वर्ड है, अ अ। तो आप देखोगे तो अपना जो जीभ का जो कोई भाग टच होगा तो वो अग्रभाग ही टच होता है बोलने में, इसलिए ये मध्य स्वर है। नहीं सॉरी, अग्रभाग नहीं, मध्य भाग टच होता है। सिर्फ नॉर्मल बोलोगे तो बीच का भाग हो जाएगा, बस ठीक है। अब तीसरा इसमें हम देखते हैं वर्गीकरण, तो इसमें तीसरे वर्गीकरण मुख द्वार के आधार पर। मुख द्वार का मतलब मुख का द्वार कितना खुलता है, मुख द्वार के खुलने के आधार पर, ठीक है। पहला अपन ने देख लिया उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा देख लिया जीभ के प्रयोग के आधार पर, तीसरा मुंह कितना खुलता है। जीभ का रोल हट गया, उच्चारण काल का चीज हट गया, तीसरा आएगा मुंह अपना जो है वो कितना खुलता है, कितने खुलने के आधार पर। इसमें ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं, देखते हैं। इसमें आऊँगा ओपन, इसको मैं इंग्लिश में बताता हूँ फिर यदि हिंदी में बताऊँगा आपको, ताकि आसानी रहे आपको। ओपन, हाफ क्लोज और क्लोज। तो देखो ओपन मतलब पूरा खुलना, तो पूरा खोलने के लिए थोड़ा सा मुंह ज़्यादा खुलने के लिए ऐसा वर्ड होना चाहिए जिससे ज़्यादा मुंह खुलेगा। मुंह खुलेगा लेकिन थोड़ा सा खुलेगा। अब मुंह एकदम ही क्लोज रहेगा, पूरा क्लोज नहीं रहेगा पर क्लोज रहेगा। और हाफ क्लोज मतलब इसमें तो पूरा ही क्लोज रहेगा लेकिन इसमें थोड़ा सा मुंह खुला रहेगा, और उसमें थोड़ा इससे ज़्यादा मुंह खुला रहेगा, और इसमें तो ज़्यादा ही मुंह खुला रहेगा। मुंह खुलने के आधार पर जिन देखते हैं अभी, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, अभी जैसे बताया आ, तो आप खुद ही उच्चारण करेंगे आ, तो मुंह पूरा ही खुल जाता है आ। तो ये आ जो है आप खुद ही देख सकते हैं एग्जाम्पल, इसमें ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। आ करेंगे तो ओपन, ठीक है। फिर उसके बाद आ के अलावा मैं आपको ओपन के बाद में डायरेक्ट क्लोज पे जाता हूँ, क्योंकि ओपन अब क्लोज देख लेते हैं। जिन स्वर को उच्चारण काल में बंद रहता है, अब बंद रहता है ई उ ऊ, कितने छोटे छोटे शब्द, कितने छोटे छोटे वर्ण है ये, ई उ ऊ। आप खुद ही बोलेंगे ई उ ऊ, तो बिल्कुल ही ना के बराबर इसमें मुंह खुल रहा है, तो ई उ ऊ। तो ये आपके ओपन हो गए आ, तो मुंह पूरा खुल गया। छोटा आप धीरे धीरे बोलेंगे ई उ ऊ,
तो ई ई उ ऊ में बिल्कुल ही बंद है मुंह, तो इसलिए क्लोज्ड में आ जाएंगे। अब उसके बाद आ जाते हैं हाफ ओपन, क्योंकि अपन ने अभी क्लोज था, ओपन में आ। अब हाफ ओपन में, अब देखिए हाफ ओपन में, हाफ ओपन जो है उनमें जिसमें दो दो मात्रा लगी है, दो मात्रा लगी है वो। अब है, बोलने में भी मुंह तो खुलता है, लेकिन आ बोलने में ज्यादा मुंह खुलता है, लेकिन बोलने में भी मुंह तो खुलता ही है, इसलिए को इंक्लूड करा गया है। अब दो दो मात्रा वाले, दो दो मात्रा वाले में ए के ऊपर एक मात्रा आई वाला, ओ के ऊपर एक मात्रा औ हो जाएगा, और आ ओ, वो ऑक्स वाला ओ, ये ऑक्सफोर्ड वाला लिखने में जो रहता है, ये हाफ ओपन हो गया। अब अर्ध संवृत, अच्छा हिंदी आपका मैं बताने की, ओपन मतलब विवृत होता है, अब विवृत है तो संवृत, संवृत मतलब क्लोज, विवृत मतलब ओपन, अर्ध, अर्ध मतलब आधा, और अर्ध संवृत अर्ध विवृत, ठीक है। जिन सबको उच्चारण में मुंह का द्वार आधा बंद रहता है। अब जो अपन ने इसी में डबल मात्रा लगाई थी, इसमें कम मात्रा हो गई, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको एक बार इसका फिर रिवाइज करवा देता हूँ, रिवाइज करता हूँ। उच्चारण काल के आधार पर मैंने आपको बताया, उच्चारण काल के आधार पर तो आप समझ ही जाएंगे। जिसमें हस्व स्वर, जिसमें कम समय लगता है, जिसमें बिल्कुल मात्रा नहीं लगी है, इसमें मात्रा लगी है, सब मात्रा वाले हो गए। ये जीभ के प्रयोग के आधार पर अगर मध्य पश्चिम मैंने पश्चिम याद कर, जहाँ सारे तीन 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 बने होंगे, तो ये तीन तीन बन गए। इसमें तीन बना है, लेकिन इसको खोलने में आपको जैसे अपन देखा बिल्कुल छोटा सा कम समय लगता है, और आगे भाग काम करता है इसमें ये। और ये ई और ए जो है इसमें अलग ही तीन बने हुए नहीं है, इसलिए इसको आगे मिल गया था। बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ये आते हैं और इसमें ये आते हैं, इसमें आते हैं। देखिए मुख द्वार खुलने के आधार पर अभी मैंने देखा चार टाइप के, तो इसमें ओपन मैंने अ बताया था आपको, फिर उसके बाद ओपन में आ था, बोलने में आता, नहीं है सॉरी, आ है। और क्लोज में बिल्कुल जिसमें, क्लोज में जिसमें मात्रा ही नहीं लग रही है, जैसे ई, क्लोज में आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, मैं बताता हूँ, आ ई ऊ, ये ऊपर एक हो गए, फिर ए औ औ, ये अलग हो गए। तो ऊपर वाले में ई ऊ जो है वो क्लोज में आ जाएंगे, और ऊपर वाले में जो, ऊपर वाले जो ई ऊ ऊ है, और आ को छोड़ के, क्योंकि आ में तो अलग मुंह खुल रहा है और जो है उसमें कम मुंह खुल रहा है, मैं क्लोज की बात कर रहा हूँ। क्लोज जो है ऊपर वाले क्लोज है, ई ऊ ऊ पूरे क्लोज है आपके, और ऊपर वाले में और आ है, तो आ तो बड़ा खुल रहा है और ई जो है उससे कम खुल रहा है, तो ये आ गया। अब जो बचे हुए रहेंगे वो आपके इसमें आ जाएंगे, ये ऐसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। चलिए, चलिए मैं ये इसको, ये जो है आपको मैं इसको अंत में आपको इसको बताऊंगा। अब होठों की स्थिति के आधार पर अपन ने उच्चारण काल देख लिया, अपन ने जीभ के आधार पर देख लिया, अपन ने मुख द्वार खुलने के आधार पर देख लिया। अब होठों की स्थिति के आधार पर देख लेते हैं कि होठों की स्थिति, अब होठ कैसे बनते हैं। अब होठ या तो गोल बनेंगे या गोल नहीं बनेंगे, तो इसलिए बोलते समय गोल बनेंगे, तो व्रतमुखी, गोल नहीं बनेंगे तो अव्रतमुखी, दो प्रकार के होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं बनते हैं, और जिन स्वर के उच्चारण में होठ व्रतमुखी या गोलाकार बनते हैं, तो गोल से आप खुद ही उच्चारण करके देखिए, ऊ, आप करेंगे तो मुंह एकदम आगे हो जाएगा आपका और गोल गोल होगा। तो ऊ है, ऊ है, ऊ के बाद उसका बड़ा भाई ऊ, बड़ा भाई जो बड़ा ऊ हो गया, ऊन वाला ऊ, तो वो भी उसमें गोल बन रहा। अब आप मुंह को देखेंगे, ए करोगे तो अब ए में ऐसा, ऐसा चपटा हो जाएगा आपका मुंह। लेकिन अगर आप बोलोगे तो फिर गोल बन रहा, आऊ बोलोगे फिर गोल बन रहा है, ऐसे बोलोगे फिर गोल बन रहा है। अब अवरत मुख में आ करोगे, आ में मुंह बड़ा खुल रहा है, गोल नहीं बन रहा है। आप बोलोगे में और आ में गोल बन रहा है, नहीं गोल नहीं बन रहा है, क्योंकि में आप मुंह, और आ में आपका कम मुंह खुल रहा है और बड़ा मुंह खुल रहा है, जैसे अपन ने पहले पढ़ा था। तो इसलिए उसमें गोल नहीं बन रहा है, उसमें ओवल शेप बन रहा है, एकदम गोल की बात कर रहे हैं। ई और तो एकदम अलग ही समझ में आ रहा है, आपको उच्चारण करोगे तो इस प्रकार ये होठों की स्थिति के आधार पर हो गया है। अब हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, हवा आप जो अपन जो बोल रहे हैं, तो अंदर से एक श्वास निकल रही है, तो श्वास वो मुंह से निकल रही है कि नाक से निकल रही है, उसके आधार पर देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से निकलती है उसे निरानुनासिक या मौखिक, मौखिक स्वर कहते हैं। आप नाक से निकले तो नासिक, नाक से नहीं निकले मुंह से निकल रही है तो निरानुनासिक, नासिक नाक से निकले और नहीं निकले तो निरानुनासिक, या मुंह से निकले तो मौखिक। तो नाक से तो सिर्फ दो ही निकलती, अम और आहा, या जिसके ऊपर चंद्र बिंदु निकलती है। तो क्योंकि उसमें मुंह बंद रहता है तो नाक से हवा निकलेगी, नाक से हवा कब निकलेगी, जब मुंह बंद रहेगा। तो मुंह बंद कब रहेगा, जब ऊपर चंद्र बिंदु लगा, अपन ऐसे कंपन करते हैं तो निकलता है। तो आहा, और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु, अगर मान लो ये वर्ड भी यूज है और इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगे हैं, तो वो अनुनासिक या नासिक बोल सकते हैं, अनुनासिक उससे निकली हुई है। और अगर मान लीजिए आप वो मुंह खुल रहा है तो निरानुनासिक,
ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और कोई भी अगर आपको डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वो डाउट क्लियर करूंगा। घोषत्व के आधार पर, अब घोष पहले घोषत्व के आधार पर पढ़ा बनी, 6 नंबर का है घोष के आधार पर। अब घोष होता क्या देख लेते हैं। घोष का अर्थ होता है स्वर तंत्रियों, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। अब जो अंदर से श्वास निकल रही है, श्वास निकलने याद रहा, मुंह के जो स्वर तंत्री, मुंह के स्वर तंत्री अपन ने, मैं बताता हूँ, जैसे कि जीभ हो गया है, मूर्धा हो गया है, तालु हो गया है, कंठ हो गया है। इस पे अगर आपका कंपन हो रहा है, वहाँ वाइब्रेशन हो रहा है, तो उसके आधार पर कि वो वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है, तो वाइब्रेशन के आधार पर देखते हैं। तो वाइब्रेशन कम स्वर तंत्री में का जब कंपन होता है, तो स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो उसे सघोष ध्वनि कहते हैं। अच्छा, घोषा तो मतलब घोष मतलब कंपन होना, लेकिन अगर स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो उसे सघोष कहते हैं। मतलब कंपन होगा तो सघोष, और कंपन नहीं होगा तो अघोष। सघोष और अघोष। तो कंपन हो रहा है तो सघोष। तो स्वर बोलते समय कंपन होता है स्वर तंत्रियों में, इसलिए सारे सारे जो है वो सघोष श्रेणी में आते हैं। सारे स्वर आपको याद रख लीजिए, सारे स्वर सघोष श्रेणी में आता है, ये कोई अघोष श्रेणी में कोई नहीं आता है। अब वो अघोष श्रेणी आएगी व्यंजन में, हम उसको देखेंगे। अघोष और अघोष जो है व्यंजन में आते हैं, अघोष सघोष दोनों, तो आगे पढ़ेंगे। आप स्वर सिर्फ सघोष रहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं व्यंजन के बारे में, जिसको इंग्लिश में कॉन्सोनेंट बोलते हैं, स्वर को वॉवेल्स बोलते हैं। अब व्यंजन जो है, अब उसकी बात करते हैं, तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हाँ, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में तो आएगा ही आएगा, या जो भी उसकी मात्रा है वो आएगी। स्वर मिलता है, के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। मूल जो है है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती जाती है। द्विगुण व्यंजन परंपरागत रूप से 33, जैसे कि अपन ने 35 पढ़े थे बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर। उसमें ये दो अलग अपन ने नीचे नीचे जिसमें नुक्ता और बिंदु लग गई थी, उसके आधार पर दो और जोड़े तो 35 हो गए थे। जोड़ने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। अब अब व्यंजन पर समझ लिया, आप इसके क्लासिफिकेशन देख ले कि व्यंजन जो, इतने सारे व्यंजन जो है 35 व्यंजन, उसको कैसे बांटा गया है, कैसे बांटा गया है। तो इस अभी पहला आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमें हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी विशेष स्थान को, अब अपन ने तंत्रिया देखी थी, स्वर तंत्रिया, वैसी व्यंजन तंत्री जो है, स्वर व्यंजन तंत्री दोनों एक ही है। जैसे कंठ, मृदा, तालु, दांत, होष्ठ को स्पर्श करते हुए अगर कोई उच्चारण निकले, ऐसे व्यंजन जो विशेष स्थान जो है, तंत्रियों के विशेष स्थान को टच करते हुए निकले, तो टच करते हुए निकले तो स्पर्श मतलब टच। तो ऐसे व्यंजन जो किसी विशेष स्थान को टच करते हुए निकलती है, उसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। अब देखते हैं कौन कौन से व्यंजन किन किन स्थानों को टच करते हैं। अच्छा, व्यंजनों में अपन वर्ग पढ़ेंगे, तो स्थानों के हिसाब से कि किस स्थान को टच कर रहे हैं। जैसे कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, मूर्धन्य दंतोष्ठ हो गया। तो देखते हैं इसे हम। तो इसे हम एक, एक दो तीन, दो, दो चार एक पाँच, एक दो तीन चार पाँच, पाँच पाँच के हिसाब से देखते हैं। जैसे कंठ, तालु, मृधा, दंत और ओष्ठ, ये पाँच है। एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये पांच वर्गों में स्पर्श व्यंजन को बांटा गया। मतलब पांच, पांच जो है जगहों में टच होता है, इस आधार पर इन्हें बांटा गया है। इसका उच्चारण स्थान नाम ही कंठ है, तो कंठ, हवा जो है कंठ से टच होगी, मतलब कंठ पे कंपन होगा। कंपन जो है वो कंठ से होगा, मालूम चलेगा, वहाँ वाइब्रेशन होगा। अब क है, क से, अब मैं इसको ट्रिक आपको बाद में बताऊंगा। तालु है, पहले ये समझ रहे, कंठ से, कंठ तालु, कंठ से जरा सा ऊपर आएंगे तो मृदा के पीछे वाला भाग, मृदा मतलब ऐसा समझ लेते हैं कि तो जीभ है जो आपका, जीभ का जो पश्चिम भाग है, थोड़ा सा पीछे वाला भाग मृदा कहलाता है। मृदा, मृधन्य। ये लिखा मुंह, मुंह भीतर ऊपरी का, लिखे मुंह के भीतर ऊपरी भाग, मुंह के भीतर का जो ऊपरी भाग है उसको मृदा बोलते हैं, जिसको पैलेट बोलते हैं इंग्लिश में। वो पैलेट वाला जो भाग है वो मृदा है। और वो मृदा से जस्ट पीछे जहाँ टॉन्सिल वाला भाग है, वो वाला भाग आपका तालु कहला जाएगा। लिखे मुंह के भीतर का ऊपरी छत का पिछला भाग वही टॉन्सिल वाला भाग, ये ऊपर पूरा पैलेट वाला भाग। दंत मतलब दांत, ओष्ठ मतलब होठ। तो ये पांच आधार हो गए, पांच आधार हो गए। अच्छा, अब व्यंजन जो है वो अलग अलग उनके वर्ग और बता देता हूँ। जैसे क वर्ग है, तो क वर्ग में क ख ग घ, क ख ग घ, अंगा। च वर्ग है तो च छ ज झ, इया, इया बोलते हैं, इसको अंगा बोलते हैं। फिर उसके बाद ट वर्ग में ट ठ ड ढ अणा,
अणा, बाण के अणा, बाण में अणा होता है वो अणा है। दंत, दंत में दंत वाला, सॉरी दंत बोल रहा हूँ, त वर्ग में आएगा त थ द ध न, त थ द ध न। अगला प वर्ग में प फ ब भ म। तो ये टोटल अपन ने 1 2 3 4 5 5 वर्ग देखे, पांचों वर्गों को ये कंठ। अब मैं उनको ट्रिक बता देता हूँ सीधे तौर पे। ट्रिक ट्रिक बताता हूँ, फिर ये सगोश अघोष पे आऊंगा, मैं इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आपको। कंठ में क से कंठ है, तो आपको ऐसा ना, क से कंठ, कंठ कंठ में क, तो क वर्ग आ जाएगा, क क ग घ। तालु, आपको आपको ये मैं ट्रिक ऐसे बता रहा हूँ, देखो जैसे ये वर्ग तो पहले क वर्ग आएगा, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग आएगा। उसी प्रकार जैसे आपको अब ये आपको याद रखना है, कंठ, कंठ मतलब सबसे नीचे वाला, कंठ मतलब गला। गले से आप जैसे ऊपर आओगे तो पहले टॉन्सिल वाला भाग आएगा, मिलेगा आपको तालु। टॉन्सिल के बाद आपको मृदा मिलेगी, मृदा के बाद आपका दांत बना हुआ है, दांत के बाद आपका होस्ट बना, तो सबसे बाहरी भाग जो होस्ट है, फिर अंदर दांत है, दांत में मृदा है, मृदा के ऊपर तालु, कंठ। तो बस आपको ऐसे ही, ऐसे इसको भी सीक्वेंस में जमाना है, अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे भी इसको सीक्वेंस में है ऊपर से क से लेके प वर्ग तक। तो क से कंठ, क से स्टार्टिंग इससे क से हो रहा है। फिर उसके आता है आपका, इसके बाद आपको मालूम है च वर्ग आता है, तो उसके बाद तालु आता है, तो तालु च वर्ग में आ जाएगा पूरा। उसके बाद मृदा, इसके बाद ट वर्ग आता है, तो फिर मृदा आ जाएगा। फिर उसके बाद दंत, तो आप दंत तो आप खुद ही महसूस कर सकते हो, तथा ददन, आप जैसे टच करोगे तो जीभ आपका दांत से टच हो रहा है, इसलिए तथा ददन। ओष्ठ, ओष्ठ में पापा बाबा में तो दोनों लीप्स अपन आपस में टच हो रहे हैं, इसलिए ओष्ठ हो जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं छूट गया था, सघोष और अघोष आपका। सघोष और अघोष में बता देता हूँ आपको। सघोष सघोष में बताया था आपको कि कंपन होता है उसमें, स्वरतंत्री जो आपके कंठ है उसमें कंपन होगा, और अघोष में कंपन नहीं होता है। तो आपको इसको इसको आपको बस एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको बस ट्रिक बता देता हूँ। इसके लिए एक्सपेरिमेंट ये है कि, इसके एक्सपेरिमेंट ये है कि स्टार्टिंग के जो दो है वो आपके अघोष रहेंगे, और लास्ट के जो 3 रहेंगे वो सघोष रहेंगे। क्योंकि बोलने में ऐसा है कि देखो, इसमें लगेगा कम समय और इसमें लगेगा ज़्यादा समय। ज़्यादा समय लगेगा मतलब कंपन होगा। कोई भी चीज़ ज़्यादा समय लंबा खींचोगे तो तो क्या होता है, कंपन होता है। तो आपको कंपन किस में होगा, अंग, अंग में देखो कंपन हो रहा है, अंग, ईहा में कंपन हो रहा है, अणा में कंपन हो रहा है। तो आपको याद रखना, कंपन पीछे साइड हो रहा है, तो पीछे मतलब पीछे के 3 आपको सघोष लेने हैं कंपन, और आगे के 2 आपको वो लेना है। ठीक है, क्योंकि 3 2 5 है तो इनको बोलने में ज़्यादा समय और कंपन हो रहा है, तो 3 इसको ले लेंगे और इसको ऐसा लगेगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण मतलब इसको बोलने में कम प्राण लग रहा है, महाप्राण इसको बोलने में ज़्यादा प्राण लग रहा है। ज़्यादा प्राण मतलब ज़्यादा वायु लग रही है, बोलने में ज़्यादा वायु लग रही है। तो अल्प प्राण मतलब इसको अल्टरनेट याद रखना, अल्प महा, अल्प महा, अल्प। तो अल्प महा, अल्प जैसे अघोष था, इसमें आ गया, तो वैसे ही इसमें अल्प आ जाएगा। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अघोष से हो जाएगा, फिर महाप्राण, फिर अल्प, फिर महा, फिर अल्प। तो आपको याद रखना, अल्प और अल्प लास्ट में आ जाएगा, बाकी बाकी बीच में एक अल्प आ जाएगा, और बीच के जो 2 है ये, इसमें महा महा आ जाएगा। तो ऐसे आपको एग्जाम सेंटर में पहले से बना के रख लीजिएगा, और फिर उसके बाद आपको जैसे आते जाए उसमें टिक लगाते जाइएगा। चलिए ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक नोट बता देता हूँ। कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। अभी ये च वर्ग है, ये जो च वर्ग है, इसको इसको स्पर्श संघर्षी मानते हैं। स्पर्श, स्पर्श और संघर्षी, संघर्षी मतलब इसको बोलने में ज़्यादा संघर्ष लगता है, ऐसे मानते हैं। घोषत्व के आधार पर तो आपको देख ही दिया था, ध्वनि का कंपन, ये अघोष क्या होता है। फिर ये बताया था पहला तीसरा व्यंजन है, आपको इसमें ट्रिक बता चुका हूँ। प्राण क्या आधार है, प्राण क्यों होता है मैं आपको, हवा हवा प्राण मतलब हवा, हवा बोलने में कम हवा निकल रही, ज़्यादा हवा निकल रही है, ज़्यादा लग रहा है। तो 1 3 5 व्यंजन में महाप्राण भी बता दिया आपको, बाकी और आप इसको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब अंतस्थ व्यंजन, अब उसके बाद अपन ने प वर्ग तक देख लिया था। अब अंतस्थ व्यंजन की, अंतस्थ जिन वर्णों के उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात अंतस्थ, बीच में, अंत मतलब बीच में हो जाएगा, वर्णमाला के बीच में अर्थात स्वरों व्यंजनों के बीच में आते हैं। अच्छा, नीचे आपके संयुक्त हो गए और ऊपर आपके स्वर हो गए, स्वर और थोड़े से व्यंजन हो गए 5 वर्ग वाले। फिर उसके बाद नीचे बीच में आ जाएंगे अंतस्थ। तो इसलिए इनको बोले जिन वर्णों के उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला, उच्चारण जो कर रहे हैं, अब उच्चारण के आधार पर लेखन के आधार बनी है, के बीच में आते हैं, स्वर और व्यंजन के बीच में आते हैं, उसको बोलते हैं। जैसे यर लवा, यर लवा, तो यर लवा है, तो ये बीच में आ रहे हैं, इसलिए इनको बीच में ले लिया। एग्जैक्ट पूरा गिनती के हिसाब से बीच में आया, लेकिन लगभग बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे आधार पर 5 वर्गों के अलावा जो बचा हुआ है उसको बीच में ले लिया ऐसा। तो ये अलावा, ये अलावा में आपको बताना है कंठ। अब कंठ को हटा दे तो इसमें तालु आ जाएगा, फिर ये वत्स मतलब मृदा ही हो गया। ये वत्सर, ये मतलब मृदा बोल लीजिए। तो अब उस इसमें आपको याद करने के लिए, वर्ग याद करने के लिए आपको बस स्टार्टिंग का जो कंठ है वो क वर्ग के लिए बस एप्लीकेबल होगा, बाकी कहीं किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कंठ जो है वो इसलिए, तो इसमें कंठ के अलावा अपन तालु पढ़ा था, तो तालु या तालु से यह याद रख लेना। फिर उसके बाद वत्सरे मतलब मृदा, तो फिर तालु के बाद मृदा याद रखना, तो ये दोनों मृदा हो जाएंगे, ये दोनों, य र और ल, मृदा। फिर उसके बाद
उसके बाद यर ल। अब यर ल व व व व व व अगर आप बोलोगे व बोलोगे तो व बोलोगे तो ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ। तो ऊपर वाला दांत तो ऊपर वाला दांत और नीचे तो दंतोष्ठ मतलब ऊपर वाला दांत और नीचे वाला होठ आ रहा है, खुद ही करके देखिए तो आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ये सारे अल्प प्राण और सघोष है। अल्प प्राण मतलब कम बोलने में हवा कम लग रही है, और सघोष है, सघोष मतलब बोलने में इसमें सारे कंपन निकल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो है इसको आप देख लीजिए, र जो है लुंठित बोलते हैं इसको। आ जाएगा क्वेश्चन कि य और व में अर्धस्वर किसे कहा जाता है। क्वेश्चन य और व में अर्धस्वर किसे कहा जाता है, तो अर्धस्वर क्या होता है? ध्वनि जो स्वरों को भी को कभी व्यंजन, ऐसी ध्वनि जो कभी स्वर हो और कभी व्यंजन। तो य और व, अब इसको याद करने के लिए य और व जो स्टार्टिंग और अंत के जो है वो अर्धस्वर में आ जाएंगे। फिर र जो है लुंठित, लुंठित मतलब क्या होता है? जिसको चरण जीभ तालू से लुढ़क कर स्पर्श करे, लुढ़क कर स्पर्श करती है। जीभ तालू से, जीभ जो है नीचे जो जीभ है वो तालू पीछे जो है पीछे वाला पोर्ट या ऊपर वाला पोर्शन जो है उसमें लुढ़क कर स्पर्श करे ऊपर, उसको र बोलते हैं। फिर उसका ल जो है पार्श्विक बोलते हैं जिसे। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछ सकते हैं कि ल जो है पार्श्विक बोलते हैं, जिसे लुंठित बोलते हैं, अर्धस्वर होती है, थोड़ा देख लीजिए। उसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व भाग से निकल जाती है, जब जो है जीभ के अगल बगल से निकल जाती है। अब ऊष्म संघर्षी बताया था, संघर्षी संघर्षी जिसमें संघर्ष लगता है, ऊष्म मतलब जिसमें ऊष्मा निकलती है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में करते समय वायु मुख के किसी विशेष स्थान में रगड़ खाकर निकले, और रगड़ खाने से क्या होगा? गर्मी पैदा होगी तो ऊष्मा आ जाएगी। तो वो श श श श ह होता है, श श श श ह। अब मैंने बताया था कंठ सिप, इसको ये बताया था उच्चारण स्थान कंठ सिप का के लिए, ये तो तालु आ जाएगा, फिर मृदा। फिर आप स जो है, स जो है जैसे इसमें देखा था दंतोष था, तो इसमें दंत मूल रहना है बस, मसूड़ा, मसूड़ा रहना है। ह जो है आप बोलोगे ह तो पूरा मुंह खुला रहेगा तो कंठ रहेगा। कंठ स्टार्टिंग नहीं होगा, लेकिन ह जब आप बोलोगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना रहेगा, कंठ जो है स्वर तंत्री जो कंठ के भीतर स्थित है वो क आ जाएगा, ये क आ जाएगा। अच्छा, इसमें इसमें जो ह आप ह बोलोगे तो मुंह पूरा खुलेगा, तो मुंह पूरा खुलेगा तो बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है हमें, और उसमें कंपन हो रहा है ह बोलते समय, इसलिए सघोष हो जाएगा, और ये सारों में अघोष है। और ये महाप्राण है, इसको बोल महाप्राण दोनों है, क्योंकि बोलते समय दोनों में ज़्यादा समय लग रहा है। देखो श बोलने में ज़्यादा समय लग रहा है, समय ज़्यादा समय लग रहा है, मतलब हवा ज़्यादा निकल रही है, तो महाप्राण हो गया। अब हवा के साथ कंपन जो है वो सिर्फ ह में हो रहा है, बाकी इनमें कंपन नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये हो गया था, ये देख लिया गया था हमने। अब एक उच्छिप्त आता है इसमें, अपन अब उच्छिप्त पढ़ा था, ये देख लेते हैं अपना हो गया कि नहीं हो गया। हाँ, ये चलिए हो गया है। उच्छिप्त होता है, उच्छिप्त जैसे अपन ने पढ़ा था कि वो जो 33 थे उसमें जो जो नीचे जो बिंदु लगी हुई है, जिसको उच्चारण में, अब उसको बिंदु तो लगी, लेकिन उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जिनके उच्चारण में जीभ के ऊपर उठकर मृदा को स्पर्श कर, जीभ ऊपर उठ रही है और मृदा कर रही है। जैसे अपन ने वही लुंठित में भी पढ़ा कि जीभ नीचे से ऊपर जा रही है, और लुंठित वाला जो था वो अपना वो था र। और पार्श्व, पार्श्व मतलब बगल से निकला, पार्श्व मतलब बगल से निकल रहा है, तो ल बगल से हवा निकल, लुंठित मतलब जीभ से तालू जा रही है। अब इसमें जीभ से मृदा जा रही है, तालू मतलब पीछे वाला भाग, मृदा वाला आगे वाला भाग, तो उच्छिप्त हो जाए। तो फिर झटके से एकदम नीचे भी आ रही है, तो ढक्कन का बड़ा आ जाएगा। अब नोट देखते हैं कि इसमें हिंदी के विकसित व्यंजन है, भाई ये हिंदी में विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। हिंदी में विकसित है, संस्कृत में नहीं थे। अब दोनों की बात करें तो दोनों में बात करें तो दोनों में समय ज़्यादा लग रहा है, आपको मालूम ही है। नहीं, दोनों में जो है वो कंपन हो रहा है, सघोष हो रहा है। अल्प प्राण हवा कम लग रही है, अल्प प्राण और इसमें ज़्यादा हवा लग रही है। ये अल्टरनेट है, एक अल्प है तो दूसरा महा है, बस ये याद रखना। इसमें अल्टरनेट है, इसमें ये अल्प और महा में, और ये दोनों सघोष है। आगत मैंने बताया था, आगत आपको जो अरबी फारसी भाषा से कहा, उसके नीचे नुक्ता या बिंदु लगी हुई थी, तो ये आगत है। तीन दो पाँच, पांच आगत वर्ड है। अब इसको आप देख लीजिएगा, इसमें मेरे ख्याल से अघोष, अघोष जो है वो आपके पहले जैसा ही है, जैसे क वर्ग में पढ़ा था। फिर ये सघोष सघोष सघोष, सघोष सघोष जो है ये सघोष सघोष हो गया। ये जो फ वाला वर्ग है उसमें देख लीजिएगा अघोष था कि सघोष था, तो उस अनुसार है ये, इसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, उसी अनुसार है ये। अल्प प्राण महाप्राण भी उसी अनुसार है, और ये कंठ जो क से वर्ग कंठ है, ये सब कंठ वर्ग है। ज जो है वत्सर्ग वर्ग मतलब मृदा वर्ग का आता है। फ जो पढ़ोगे तो दंतोष्ठ वर्ग का आता है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये अपन ने पहले जैसा पढ़ा था उसी अनुसार दिया हो गया है। अब देख लेते हैं हम आयोगवा। आयोगवा जो होता है जैसे अनुस्वार। अब अपन अब लेखन के आधार पर अपन देखा जाए, तो लेखन के आधार पर अपन एक अनुस्वार ऊपर अम वाला अनुस्वार लगाते हैं और विसर्ग लगाते हैं। अम जो है, अनुस्वार क्या होता है बोले तो आप बोलोगे ऊपर जो बिंदु लगती है, चंद्र बिंदु नीचे बिंदु लगती है, उसको अनुस्वार बोलते हैं। विसर्ग मतलब जिसमें पीछे साइड में दो खड़ी
बिंदु लगते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा था। परंपरा अनुसार, परंपरा पहले से परंपरा चली आ रही है, उसके अनुसार इसको स्वरों में रखा जाता है, किंतु ये स्वर की ध्वनि भी नहीं आती, क्योंकि स्वर स्वतंत्र रूप से बोलते हैं और ये स्वतंत्र अलग यूज नहीं होता। कभी आपने इसको अलग यूज नहीं देखा है, इसको आप अ के साथ या जो भी बिंदु लगानी है स्वर व्यंजन उनके साथ यूज देखा होगा, क्योंकि इनका वही उच्चारण व्यंजनों के साथ का उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह व्यंजन जिस तरह के होते हैं उस स्वर के रूप में करते हैं, फिर भी इनको परंपरागत रूप से स्वरों के साथ रखा गया है, व्यंजन नहीं है। और क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है, व्यंजन तो है नहीं, क्योंकि व्यंजन में नहीं रखा इसलिए व्यंजन नहीं है। और उसी तरह लिखने के लिए लेखन के आधार पर बताया था आपको, मात्रा में अह का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे शब्दों में स्वर और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। अगर लेखन की दृष्टि से देखा तो वही लेखन में अगर बता दिया, लेखन की दृष्टि से स्वर लिखने में अपन उसको ऊपर डालते हैं, क्योंकि देखा ही होगा आपने ऊपर लिखे होते स्वरों के साथ 13 स्वर पढ़े थे इसलिए। और बोलने के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इनको व्यंजन में डालते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, लिखने के आधार पर इनको कहाँ डालते हो, तो याद याद रख लीजिएगा। क्योंकि इन दोनों जातियों योग न तो स्वर है, देखो न तो स्वर के साथ न व्यंजन है, इसलिए इनको अयोग बोल दिया, कोई योग ही नहीं है इनका, कहा जाता है योग योग नहीं है, इसलिए इन्हें अयोग वाह बोलते हैं। बाहर रख दिया इसलिए वाह, इसे याद करने के लिए बाहर रख दिया इसलिए वाह। चलिए आगे देखते हैं। अब आज के लिए आप वर्णमाला में इतना ही। अब आप शब्दकोश में इनको ढूंढने के तरीके देखते हैं, पहले देखते हैं शब्दकोश में वर्ण अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि शब्दकोश में पहले कौन आता है, स्वर आता है व्यंजन आता है, और एग्जाम में दो और ऑप्शन दे दिया जाए तो उसमें स्वर आएगा सबसे पहले। या स्वर वाले कुछ दे दे, फिर स्वर वाले अ दे दे, फिर व्यंजन में क दे दे और फिर अलग दो और कुछ दे दे, तो उसमें आप स्वरों को पहले टिक कीजिएगा, स्वर पहले आता है। शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अंदर अब सबसे पहले स्वर आएगा, मतलब स्टार्टिंग स्वर से होगी। आ ई को पहले स्थान दिया जाएगा, फिर व्यंजन को दिया जाएगा, जैसे जो सीरियल वाइज है उस अनुसार। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र रूप का प्रयोग नहीं होता। अच्छा, अब ये जो दो है इसमें इनको स्वतंत्र रूप से नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में होता है। आ ई इनके से पहले स्थान मिलता है। अब जैसे अपन ने सबसे इसमें पहले पढ़ा कि स्वर के बाद स्वर पहले यूज होते हैं, अब स्वरों में भी सबसे पहले यूज इनका होता है। जैसे कम पहले आएगा, कहा पहले आएगा, फिर क का की कू के कऊ को वैसा आएगा। मतलब कम स्टार्टिंग क से रहेगा, फिर अह अह वाला रहेगा, फिर इससे रहेगा। अब देखते हैं शब्दकोश में पूर्ण वर्ण, पूर्ण वाक वर्ण के बाद, अब ये जो हो गए पूर्ण वर्ण, इसके बाद संयुक्त अक्षर का वर्ण आता है, संयुक्त अक्षर। जैसे कि ये पूर्ण वर्ण आता होगा के बाद क्या, दो है संयुक्त, दो जनों से मिलकर बना है, क्र कल क्रल। अब ये जो य है, य और जो इसमें ल है, ये भी उनके क्रम के अनुसार लगा रहेगा कि वह पहले आता है, य पहले आता है, ल पहले आता है। शब्दकोश में छत्रज्ञ का कोई पृथक, अब छत्रज्ञ से पृथक संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्त अक्षरों के पहले के अक्षर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि छ है, अब ये यहाँ देख लीजिए, अब छ है, छ जो है क और श से मिलकर बना है, छ श छतरी का क, छ छ बोलोगे तो क और श में छ तो आ ही रहा है, षटकोण वाला, श छतरी का से संबंधित अर्थ ढूंढना हो तो क वाले वर्ण में देखना पड़ेगा, तो क वाले में आपको ये छ छतरी मिल जाएगा। अगर छ देखना है तो इसके जो दोनों से मिलकर बनाया है, कोई संयुक्त अक्षर है क और श, तो उसमें देखना होगा क वाले वर्ग में। छ जो है याद रख लीजिए, क वाले पूछ सकता है, तो ये इसी तरह त्र है, तो त्र में त आ रहा और रा आ रहा, त्र बोलोगे त्र त्र, त और रा दोनों आ रहा, तो आधा त और रा मिलके त्र बन गया। अच्छा, इसमें आधा रहेगा ये स्टार्टिंग का, क्योंकि जो व्यंजन है वो व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता बोलते हैं, स्वर आधा है रूप में इसके साथ जुड़े हुए रहते हैं, आपको पता ही है। इसी तरह त्र हो गया, इसी तरह ज्ञ हो गया, ज्ञ में ज्ञ बोलोगे तो ज और य आता है, ज्ञ तो ज और य का उच्चारण हो रहा है, आपको बोलोगे तो देखोगे तो ज और य। फिर उसका श्र, तो श्र में श और र उच्चारण हो ही रहा है, तो श्र, तो आपको मैं एक बार और रिवाइज करता हूँ, छ में क और श षटकोण का, फिर त्र में त और र आ रहा है, उच्चारण में आ रहा है, ज में ज और य आ रहा है, श्र में श्र और आ रहा है, वाले खाने में जाना पड़ेगा, इसमें श्र वाले खाने में जाना पड़ेगा, इसमें ज वाले खाने में जाना पड़ेगा। अब ये जो है लास्ट की जो पांचवें वर्ड है, जो इंगा इया अड़ा, ये से कोई शब्द नहीं रहता है, इसलिए ये स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसको आप जो ऊपर है उनको आप देख लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी वर्णमाला को आसान ट्रिक्स और एग्जाम पैटर्न के अनुसार समझा। उम्मीद है कि अब टॉपिक आपको आसान लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी तैयारी मजबूत हो सके। अगली क्लास में हम लेकर आएंगे हिंदी का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो टॉपिक होगा हम वो टॉपिक लाएंगे अगली क्लास में।